हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनल ज्योग्राफी, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसमें आपको 4 पेपर देने हैं, मतलब 4 पेपर आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में डिसाइड किए गए हैं। इसमें से जो पहला पेपर है वो है जियोग्राफी, जियो 301 रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस पेपर को हम अच्छी तरह से देखेंगे। पहले तो हम इसका सिलेबस देख लें एक बार, उसके बाद ये जो आपका पहला यूनिट है डिफिनीशन ऑफ रीजन, फॉर्मल और फंक्शनल रीजन, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करा दूं। जो सबसे पहला आपका यूनिट है, कुल मिला के 4 यूनिट हैं। जो सबसे पहला यूनिट है वो है डिफिनीशन ऑफ रीजन, मतलब रीजन की परिभाषा क्या है, और फॉर्मल, फंक्शनल और प्लानिंग रीजन क्या है। तो प्लानिंग रीजन तो आपका एक अलग से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार के रीजन के बारे में पढ़ना है, एक फॉर्मल रीजन और एक फंक्शनल रीजन। ठीक है, जो आपका दूसरा यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मतलब प्रादेशिक नियोजन। तो उसका क्या कंसेप्ट होता है रीजनल प्लानिंग का, वो आपको पढ़ना है। फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के रीजनल प्लानिंग होते हैं, उसको पढ़ना है। और भारत में रीजनल प्लानिंग की क्या आवश्यकता है, मुख्य रूप से भारत की हम बात करें तो मुख्य रूप से भारत में क्या आवश्यकता है रीजनल प्लानिंग की, उसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, दूसरे यूनिट में। जो आपका तीसरा यूनिट है वो है थियरीज एंड मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग। जो थियरी और मॉडल दिए गए हैं रीजनल प्लानिंग को लेकर। ठीक है, बहुत सारे भूवैज्ञानिकों द्वारा रीजनल प्लानिंग को लेकर थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें आपको मुख्य रूप से 3 मॉडल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला ग्रोथ पोल मॉडल। ग्रोथ पोल मॉडल जिसको पेरॉक्स महोदय ने दिया था, उसको आपको पढ़ना है। फिर जो दूसरा है वो है माइड्रल और तीसरा रोस्टो। मुख्य रूप से आपको आपके तीसरे यूनिट में 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, एक पेरॉक्स का मॉडल, एक माइड्रल का मॉडल और एक रोस्टो का मॉडल। इसको भी हम पढ़ेंगे। जो चौथा यूनिट है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट और क्या होता है अंडर डेवलपमेंट, इसके बारे में चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन डेवलपमेंट डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और बहुत तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला यूनिट डिफिनीशन ऑफ रीजन और फॉर्मल और फंक्शन रीजन। मुख्य रूप से 3 चीज़ें आज पढ़ेंगे। क्या होता है रीजन, रीजन की डिफिनीशन, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह की डिफिनीशन दी गई हैं। दूसरा पढ़ेंगे फॉर्मल रीजन और तीसरा पढ़ेंगे फंक्शन रीजन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो डीडीयू की संस्था के द्वारा, यहाँ के वीसी के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, आपका पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। मतलब 50 क्वेश्चन आपके आएंगे 75 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क, 1.5 मार्क डिसाइड किए गए हैं, और 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो फैक्ट बेस्ड रहेंगे। और फैक्ट बेस्ड में भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डिफिनीशन है रीजन का, तो रीजन का डिफिनीशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से दिया है। तो उसको उनका नाम देके उस डिफिनीशन को आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप जब रीजन की परिभाषा देखें तो उसको लाइटली ना लें। आपको पता होगा रीजन क्या है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिस वैज्ञानिक ने उस डिफिनीशन को दिया है, उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे ही उठाते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का मॉडल भी बताऊंगा आगे चल के, और लास्ट में चल के मैं आपको कुछ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, डिफिनीशन ऑफ रीजन और फॉर्मल और फंक्शन रीजन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रीजन। रीजन जो शब्द है उसका इतना विवादास्पद शब्द है ये। कुछ लोग इसको भूखंड मानते हैं, नॉर्मल जो भूमि का एक टुकड़ा होता है उसको क्षेत्र मानते हैं, रीजन मानते हैं। कुछ लोग समांगता, किसी क्षेत्र की समांगता के आधार पर रीजन का निर्धारण करते हैं। मतलब अगर किसी क्षेत्र में एक तरह की चीज़ें पाई जा रही हो तो उसको एक क्षेत्र बोला जाता है, ऐसे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसको लेके बहुत सारे विवादास्पद परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारे विवादास्पद मत हैं। लेकिन हम इसमें जो जानेंगे वो एक कॉमन परिभाषा जानेंगे जो कि अधिक से अधिक मान्य है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन रीजन का। एन एरिया विथ वन और मोर कॉमन फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज। बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है, बहुत ही कॉमन परिभाषा है। कोई ऐसा एरिया, ये कोई ऐसा एरिया है जिसके अंदर कॉमन फीचर्स हैं,
एक तरह के सॉयल, एक तरह के क्लाइमेट, एक तरह के फॉरेस्ट, मतलब ये जो एरिया है इसमें एक तरह के ही फिजिकल फिनोमिना या फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल का लें या फिर नेचुरल का लें, किसी भी तरह का जो, चूँकि बहुत टाइप्स के रीजन होते हैं तो हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में कॉमन फीचर्स होंगे। ठीक है, इस कॉमन फीचर्स जो एरिया है इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं ये सारे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स पाए जाएंगे। मतलब ये जो कॉमन फीचर्स वाला एरिया है उससे डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स पाए जाएंगे इसके सराउंडिंग में। तो ये जो कॉमन फीचर्स वाला एरिया है इसको हम कहते हैं रीजन। ठीक है, आपको होप समझ में आया होगा। और आगे चल के जब आप परिभाषाएं पढ़ेंगे अलग अलग भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देयर आर रीजन्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की रीजन हो सकती हैं, प्लेनेट लाइफ की रीजन हो सकती हैं, प्लांट लाइफ की रीजन हो सकती हैं, सिटी बाउंड्रीज की रीजन हो सकती हैं, एग्रीकल्चर रीजन हो सकते हैं, लैंडफॉर्म्स रीजन हो सकते हैं। मतलब रीजन्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी एक क्षेत्र में एक तरह की भाषाएं बोली जा रही हों तो उसको हम लैंग्वेज रीजन बोलेंगे। ठीक है, इसके अगल बगल, इसके चारों तरफ अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जा रही होंगी। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो कॉमन लैंग्वेज है उसको हम लैंग्वेज रीजन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के अगर एक जगह एक ही तरह की कृषि की जा रही है, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में अलग प्रकार की कृषि की जा रही है, तो जहाँ पे एक ही तरह की कृषि की जा रही है उसको हम एग्रीकल्चर रीजन बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि रीजन किसे कहते हैं, रीजन क्या होता है। ठीक है, आप इस मैप से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का मैप है। इसमें क्या दिखाया गया है कि कोई एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर एक जैसे कॉमन फीचर्स पाए जाएं, एक जैसे फीचर्स पाए जाएं। जैसे यहाँ पे एक्स और ये एक्स, इन दोनों जगहों पे एक जैसे कॉमन फीचर्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ चूँकि ये एक जैसे कॉमन फीचर्स पाए जा रहे हैं, मतलब ये जो है हम इसको एक पूरा एक क्षेत्र बोल सकते हैं। दिस इज अ रीजन। ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये जो पूरा रीजन है इसको हम एक रीजन बोल सकते हैं, एक एरिया बोल सकते हैं। ये जो एरिया है उसको हम अलग रीजन बोलेंगे। फिर से हम इसी तरह इसको भी एक अलग रीजन बोल सकते हैं, फिर इसी तरह हम इसको भी एक अलग रीजन बोल सकते हैं। तो चूँकि ये रीजन हम इसको अलग अलग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ का जो फीचर्स है, जो विशेषताएं हैं हर जगह का वो अलग अलग है। और जैसे अगर यहाँ के हम फीचर्स की बात करें तो इतने एरिया में तो फीचर्स इनका एक समान होगा, कॉमन फीचर होगा, लेकिन इसके अगल बगल जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फीचर्स जो है वो बदलते जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए, अब शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आगे आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या होता है। एक डिफिनीशन मैं आपको और बता दूं, ए रीजन इज एन एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर एक ऐसा एरिया विच इज़ डिफरेंट, जो कि अलग होता है, ऑल एरियाज अराउंड इट, अपने चारों तरफ के एरियाज से। ठीक है, अपने चारों तरफ के क्षेत्र से जो अलग होता है। इट हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पास जो है वो बहुत सारी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम फिजिकल की बात करें तो क्लाइमेट, सॉयल, रॉक, ड्रेनेज। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक जैसा क्लाइमेट है किसी क्षेत्र का तो उसको एक रीजन मान सकते हैं। एक जैसा सॉयल है किसी क्षेत्र का, किसी एरिया का एक जैसा सॉयल है तो हम उसको एक अलग रीजन मान सकते हैं। एक जैसे रॉक्स पाए जा रहे हैं तो हम उसको अलग रीजन मान सकते हैं। फिर एक जैसे ड्रेनेज सिस्टम पाए जा रहे हैं तो हम उसको एक अलग रीजन मान सकते हैं। ये तो हो गया आपका फिजिकल तरीके से। कल्चरल रूप से भी रीजन का हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर एक तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, एक तरह के धर्म के लोग किसी एक क्षेत्र में रह रहे हों तो उसको अलग रीजन बोला जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको जब इसके टाइप्स पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है। इकोनॉमिक रीजन कैसे, जैसे अगर कृषि का कार्य चल रहा हो, किसी एक क्षेत्र में केवल कृषि हो रहा हो तो उसको प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक आप एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें ले सकते हैं। फिर अगर सेकेंडरी उद्योग धंधे हैं तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ले सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन रीजन भी होता है जहाँ पे केवल लोग रहते हों। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अ रीजन। मैंने आपको रीजन के बारे में हल्का फुल्का जानकारी दे दिया। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएँ दी गई हैं उनके बारे में।
ओके, तो यहाँ पे आप देखिए प्रदेश शब्द से तात्पर्य भूतल, भूतल बोले तो अर्थ सरफेस। ओके, ये कुछ हिंदी में है, इंग्लिश वालों के लिए भी ये ठीक रहेगा वीडियो, लेकिन मैं जो भी टर्म जो है वो थोड़ा हिंदी में डिफ़िकल्ट है उसको मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। तो प्रदेश शब्द से तात्पर्य भूतल के ऐसे क्षेत्र से है, अर्थ सरफेस के ऐसे एरिया से है जिसमें एक या अनेक तत्वों या लक्षणों की एक रूपता है। यहाँ पे एक शब्द आया एक रूपता, होमोजेनिटी, मतलब एक ऐसा क्षेत्र, अर्थ सरफेस पर कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक तत्व या अनेक तत्व की एक रूपता होती है, होमोजेनिटी होती है, जो उस दूसरे क्षेत्रों से भिन्न करता है। वो जो एक रूपता है वही उसको अन्य दूसरों क्षेत्रों से अलग करती है। तो आपको रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि भूतल पर एक ऐसा क्षेत्र, अर्थ सरफेस पर एक ऐसा एरिया जिसमें अनेक तत्वों या लक्षणों की एक रूपता, ये जो इसमें जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, जो इसको ये जो होमोजेनिटी है वो अन्य जो बाहर तत्व हैं इससे इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रीजन। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने इसका परिभाषा दी है, जैसे डिकिंसन के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसके संपूर्ण भाग में एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक दशाएं यानी कि नेचुरल कंडीशंस एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन को विकसित करती हैं। जो नेचुरल कंडीशंस है वो एक विशेष प्रकार के इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको डेवलप करती है। तो ये डिकिंस कहना क्या चाह रहे हैं, ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक रूपता पाई जा रही हो और एक रूपता के वजह से ही वहाँ की जो इकोनॉमिक जीवन है, मतलब जो आर्थिक जीवन है वो विकसित हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये भी वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, होमोजेनिटी। अगर आपको एक शब्द याद है एक रूपता, तो आपको रीज़न की परिभाषा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो डिकिंसन कह रहे हैं इनकी परिभाषाओं में थोड़ा सा, चूँकि अपनी लैंग्वेज में दिए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के। जो दूसरा है वो है बाइडल डी ला ब्लास के अनुसार। तो बाइडल डी ला ब्लास क्या कहते हैं कि प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयाँ कृत्रिम रूप से साथ साथ लाई जाती हैं तथा यह सह अस्तित्व के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं, जिसके आधार पर संबद्ध क्षेत्र का अलग पहचान बन जाती है। ठीक है, चूँकि इनकी परिभाषा बड़ी है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं ये कि ये कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग तरह से जो इसके चारों तरफ जो अलग अलग तरह की फीचर्स हैं उससे डिफरेंट जो कॉमन फीचर्स वाला एरिया है उसी को हम रीजन कहेंगे। ठीक है, ये भी यही कहना चाह रहे हैं, चूँकि ये जो एक कॉमन एरिया, एक कॉमन फीचर्स जो बनाया जाता है वो भी ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। तो बाइडल डी ब्लास यही कहना चाह रहे थे, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न, मतलब ये जो इसके अगल बगल क्षेत्र है, एरिया है, वो इस वाले से एकदम भिन्न है। जैविक इकाइयाँ कृत्रिम रूप से साथ साथ लाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो इकाई है, यहाँ पे जो कॉमन फीचर्स हैं वो एक साथ लाकर उनको कॉमन बनाया जाता है और इनके इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो सह अस्तित्व के लिए, उनके अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना आवश्यक है, उस भौगोलिक क्षेत्र के परस्पर अनुकूलन स्थापित कर देती हैं। अतः ये जो क्षेत्र है कॉमन फीचर वाला वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये है बाइडल डी ला ब्लास के अनुसार परिभाषा। जो तीसरा है वो है एजे हर्बर्टसन के अनुसार। एजे हर्बर्टसन कहते हैं प्रदेश भूमि, जल, हवा, पौधे और मानव का जटिल समायोजन है जो कि वहाँ के निश्चित लक्षणों वाले भूतल के स्थानिक संबंधों के अंतर्गत एक साथ आता है। तो किसी क्षेत्र का जल, भूमि, हवा, पौधा और मानव का जटिल समायोजन है, ये कहते हैं हर्बर्टसन। तो चूँकि आप इसमें एक कीवर्ड बना सकते हैं कि किसने क्या कहा था, चूँकि जल, हवा, पौधे, मानव, इन सब के बारे में हर्बर्टसन बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों से आप याद रख सकते हैं कि ये जो परिभाषा दी गई है वो हर्बर्टसन की है। बाकी आपको समझना क्या है कि रीजन क्या है, तो वो एक कॉमन फीचर्स वाला एरिया है जो कि अपने चारों तरफ के एरियाज से डिफरेंट है फीचर्स में, इसीलिए
उसको रीजन कहा जा रहा है, क्षेत्र कहा जा रहा है। नेक्स्ट है फेनमैन के अनुसार। फेनमैन कहते हैं कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतियाँ समांगता पाई जाती हों तथा जो समीपवर्ती क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न हो। ये भी फेनमैन भी वही कहना चाह रहे हैं कि जो स्थलाकृतिक हैं वो क्या होंगी, समांगता यानी कि होमोजेनिटी होंगी, होमोजेनस होंगी, और जो समीपवर्ती उसके क्षेत्र हैं उससे भिन्न होगी। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रीजन को मुख्य रूप से कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है दो टाइप से आपको पढ़ना है, एक फॉर्मल रीजन और एक फंक्शनल रीजन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, फॉर्मल और फंक्शनल। तो फंक्शन मतलब होता है काम और फॉर्मल मतलब होता है एक रूपता। ठीक है, यहाँ पे आप आइए। फॉर्मल मतलब होता है एक रूपता। पहले हम फॉर्मल को देख लेते हैं, फिर फंक्शनल तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक रूपता। इसको आकृतिक, आकार जनन और समरूपी प्रदेश कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसको आप एक बार पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ने से आपका क्या होगा ना, हर एक डाउट खत्म हो जाएगा। सर्वप्रथम हंस करोल ने क्षेत्रीय इकाई में समरूपी प्रदेशों की विवेचना की। अब चूंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो फॉर्मल रीजन्स हैं उसकी विवेचना किसने की, तो हंस करोल ने की थी। ओके, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फोकेस्टीन महोदय के अनुसार समरूपी प्रदेश, अब ये परिभाषा दे रहे हैं फोकेस्टीन। क्या कहते हैं फोकेस्टीन? समरूपी प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसमें एक या अधिक लक्षणों की समानता मिलती है। रीजन के समान ही है ये। रीजन की जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि उसमें एक या अधिक लक्षणों की समानता मिलती है, चूँकि उसी का प्रकार है तो इसको फॉर्मल रीजन कहते हैं। अर्थात समरूपी प्रदेश में किसी एक या एक से अधिक तत्वों के समांग वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। समरूपी प्रदेश से स्टैटिक कंसेप्ट का बोध होता है। समरूपी प्रदेश का निर्धारण स्थैतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्थैतिक लक्षण क्या हैं। 1950 तक इसी प्रकार के अध्ययन अधिक प्रचलित थे, मतलब 1950s तक। अब देखिए, जो फॉर्मल रीजन है, फॉर्मल रीजन बस नॉर्मल आप ये समझिए कि एक यूनिफॉर्म रीजन है जिसके जो फीचर्स हैं, एक या एक से अधिक फीचर्स जो है वो कॉमन है। कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसकी एक या एक से अधिक रीजन जो है, एक या एक से अधिक फीचर्स जो हैं वो कॉमन है। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल फीचर रीजन और एक मल्टी फीचर्स रीजन। मल्टीपल जो फीचर रीजन्स होते हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए कि एकल जो तत्व प्रदेश हैं, सिंगल फीचर रीजन है, वो क्या है। तो जब किसी प्रदेश में एक प्राकृतिक या मानवीय तत्व की एक रूपता या समांगता होती है तो उसे एकल तत्व कहते हैं। जैसे अगर मान लें हम भूमध्य रेखा पर देखें तो उसके दोनों तरफ जो है क्या होगा, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो एक समान रहेगी, तो हम उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं। मतलब ये एक तत्व के आधार पे मैंने उस रीजन का निर्धारण कर दिया। पूरे ग्लोब पर ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इस पर जो भी क्लाइमेट मिलेगा वो एक तरह का होगा। ठीक है, तो ये एक तत्व के आधार पर, एक एलिमेंट के आधार पर, एक फीचर्स के आधार पर मैंने डिसाइड कर दिया कि ये वहाँ की जो है जलवायु कैसी है, तो और उस क्षेत्र का मैंने डिसाइड कर दिया उस क्षेत्र को। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल फीचर रीजन। इसी तरह जो दूसरा मैं आपको बताऊंगा अभी, मल्टीपल फीचर रीजन, उसमें बहुत प्रकार के फीचर्स को उसमें लिया जाता है। पहले इसको हम एग्जाम्पल के तरह से समझ सकते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में एक प्रकार की समान जलवायु मिलती है, जो उस प्रदेश के प्रथम पहचान है। पहली पहचान उसकी एक प्रकार की जलवायु है, किंतु उस प्रदेश के अंतर्गत सभी भौतिक, मानवीय, भौगोलिक तत्वों का सम्मिश्रण तथा अंतर संबंध मिलता है। मतलब वहाँ पे अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसी पर कहीं समुद्र है, कहीं पर लैंड है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे कहीं पर अलग अलग तरह की कृषि की जा रही है, कहीं पर अलग तरह की कृषि की जा रही है, तो जलवायु तो एक समान है पूरे ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन जो अन्य भौगोलिक फीचर्स हैं, जो अन्य फिजिकल फीचर्स हैं, वो अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम बात करें, अगर हम सिंगल फीचर रीजन के एग्जांपल की बात करें, तो अगर एक तरह की चट्टानें पाई जा रही हैं, किसी क्षेत्र में केवल एक तरह की चट्टानें पाई जा रही हैं, तो उसको हम संरचनात्मक प्रदेश, स्ट्रक्चरल रीजन कह सकते हैं।
उसी तरह अगर एक तरह के उच्चावच पाए जा रहे हैं, उच्चावच मतलब अगर केवल प्लेन पाया जा रहा है या फिर केवल ये कहें कि मैदान पाए जा रहे हैं, तो हम उसको भौतिक या स्थलाकृतिक प्रदेश कह सकते हैं, साइको फिजियोग्राफिकल रीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर किसी जगह की जलवायु एक समान है, ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु एक समान है, तो उसको हम क्लाइमेट रीजन कर सकते हैं। ये हम केवल एक लक्षण के आधार पर, एक फीचर के आधार पर किसी क्षेत्र का वो क्राइटेरिया हम बना रहे हैं इसको, ठीक है, सीमांकन कर रहे हैं किसी क्षेत्र का। अगर किसी जगह की मिट्टी एक समान है, जैसे अगर कहीं पे केवल काली मिट्टी पाई जा रही है किसी एरिया में, तो हम उसको मृदा प्रदेश कर सकते हैं। वनस्पति पाई जा रही है एक तरह की, हम उसको वनस्पति प्रदेश कर सकते हैं। जीव एक तरह के पाए जा रहे हैं, जीव प्रदेश कर सकते हैं। वनस्पति और जीव तो उसको जैविक प्रदेश कर सकते हैं। भाषा एक तरह की बोली जा रही है, उसको लैंग्वेज रीजन कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक फीचर्स के आधार पर हम रीजन को डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह बहुल तत्व प्रदेश क्या होता है, जब किसी प्रदेश में एक से अधिक मानवीय या प्राकृतिक तत्वों की समरूपता या समांगता होती है तो उसे बहुल तत्व प्रदेश कहते हैं। अब बहुल तत्व प्रदेश में जैसे अगर हम भौतिक प्रदेश को ले लें, जिसको हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, ये कोई क्षेत्र है भौतिक प्रदेश, इसको कब कहेंगे, जब इसकी भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना का मतलब होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो कैसे बना, वो एक समान हो। अगर हम वहाँ की रॉक की बात करें, अगर वहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जा रही हैं, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे उस रीजन में आग्नेय चट्टानें पाई जाएं। उच्चावचन मतलब वहाँ पर अगर प्लेन है तो प्लेन ही रहे, प्लेटिव है तो प्लेटिव ही रहे, और वहाँ पे अपवाह तंत्र एक समान रहे। तो कुल इसमें फिजिकल फीचर्स में 3 चीज़ें आ गई। तो ये 3 चीज़ों के आधार पर डिसाइड हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कि ये एक रीजन हो गया, मतलब ये बहुल तत्व प्रदेश हैं, मतलब मल्टी फीचर्स के आधार पे डिफाइन हो रहा है, इसलिए इसको मल्टी फीचर रीजन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह प्राकृतिक प्रदेश में आप उच्चावच देखेंगे, रिलीफ देखेंगे, जलवायु देखेंगे, क्लाइमेट, मिट्टी देखेंगे, सॉइल देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक प्रदेश की बात करें तो उसमें आप मानवीय प्रजाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, भाषा देखेंगे, प्रथाएं, जीवन पद्धति, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, तब मिला जुला के इसको कहेंगे सांस्कृतिक प्रदेश। लेकिन हम सांस्कृतिक प्रदेश में 5 चीज़ें देख रहे हैं, मानवीय प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रथाएं, जीवन पद्धति और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए इसको मल्टी फीचर कहते हैं, बहुत सारे लक्षणों को देख के हम रीजन को डिफाइन करते हैं। भौगोलिक प्रदेश में आप देखेंगे तो विभिन्न प्राकृतिक मानवीय तत्वों के आधार पर करते हैं। आर्थिक प्रदेश में कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो ये आपका हो गया फॉर्मल रीजन, यूनिफॉर्म इसमें पाया जाएगा। ठीक है, एक रूपता पाई जाएगी। तो अगर हमको परिभाषा देनी हो तो कैसी परिभाषा देंगे फॉर्मल रीजन का, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि समरूपी प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसमें एक या एक से अधिक लक्षणों की समानता मिलती है। नॉर्मल सी आप परिभाषा दे सकते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के हो गए, एक एकल तत्व प्रदेश, सिंगल फीचर रीजन, एक फीचर्स के आधार पर अगर हम परिभाषा दे रहे हैं तो, और अगर मल्टी फीचर रीजन, मल्टी मतलब अनेक लक्षण के आधार पर अगर हम रीजन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको मल्टी फीचर रीजन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल रीजन की बात करें तो फंक्शन मतलब होता है काम। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें काम होगा, मतलब अगर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मानव द्वारा जो काम किया जा रहा है, मानव और उस एरिया में जो अंतर संबंध है, उसी को, वो जो क्षेत्र डिफाइन होगा उसको फंक्शनल रीजन कहेंगे। ठीक है, जो एरिया डिफाइन होगा उसको फंक्शनल रीजन। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर किसी क्षेत्र में मानव कृषि कर रहा है तो हम उसको एग्रीकल्चर रीजन कह देंगे। अगर किसी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हुआ है, मतलब मानव के द्वारा वहाँ पे हुआ है, तो चूंकि मानव और उसके बीच जो अंतर संबंध है उसके आधार पर रीजन डिफाइन होगा और उसको हम फंक्शनल रीजन बोलेंगे, उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम आप इसको पढ़ें, कार्यात्मक प्रदेश अकार्यजनक प्रदेश से भिन्न होते हैं। अकार्यजनक मैंने अब आपको बताया, जो फॉर्मल रीजन है उसको अकार्यजनक प्रदेश भी कहते हैं। अकार्यजनक मतलब जो स्टैटिक हो, स्थिर हो, मतलब क्लाइमेट एक जैसा अगर है तो समरूपता जो है वो हमेशा स्थिर ही रहेगी उसमें, फॉर्मल रीजन में। लेकिन जो फंक्शनल रीजन है
इसमें भी समांगता तो होगी, समांगता होगी तभी रीजन कहलाएगा, लेकिन इसमें बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अगर किसी क्षेत्र में कृषि हो रही है तो उसको हम कृषि प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर वहाँ पे क्या होने लगे, उद्योग लगने लगे तो उसको औद्योगिक प्रदेश कहा जाने लगेगा। तो इसीलिए फंक्शनल रीजन को क्या कहते हैं, कार्यात्मक प्रदेश। अकार्यजनक प्रदेश से भिन्न होते हैं। कार्यात्मक प्रदेश से गतिक विचार मतलब डायनेमिक कंसेप्ट का बोध होता है, ये हमेशा बदलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, कार्यात्मक प्रदेश मानव और स्थान के मध्य क्रियात्मक संबंध फंक्शनल रिलेशन द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव क्रियाएं हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए कार्यात्मक प्रदेशों के आधार जो क्राइटेरिया है और तथा विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात इसमें क्रिया यानी कि एक्शन पर बल दिया जाता है, इसमें कार्यों की समांगता मिलती है। जैसे कृषि प्रदेश, जिसके निर्धारण का आधार मानव की कृषि क्रिया है। मानव भूमि की यह क्रियात्मक संबंधी कार्यात्मक प्रदेशों के निर्धारण का आधार है। ठीक है, तो जो काम वहाँ पे मनुष्य कर रहा है उसी को हम कार्यात्मक प्रदेश अर्थात फंक्शनल रीजन कहेंगे। अब जो फंक्शनल रीजन होता है इसको एक नाम और देते हैं नोडल रीजन। नोडल रीजन क्यों? क्योंकि जो ये प्रदेश बनता है, फंक्शनल रीजन जो प्रदेश बनता है वो एक हब की तरह होता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये उद्योग प्रदेश बन गया, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश बन गया, तो ये एक हब की तरह बन जाएगा। अब इस हब से रिलेटेड बहुत सारे शाखाएं, एक तरह से कहें बहुत सारे यहाँ से चीज़ें जुड़ी रहेंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये जो बीच में बनता है केंद्रीकृत हो जाता है, इसको नोडल प्रदेश कहते हैं। नोडल प्रदेश भी इसको कहते हैं। तो इसमें भी स्पेसिफिकेशन तो होता ही है, मतलब एकरूपता होती है, समांगता होती है, लेकिन ये एक हब की तरह होता है, एक नोड, इसीलिए इसको नोडल रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे अगर कृषि हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसको हम कृषि प्रदेश कहेंगे। चारण यानी कि पोस्टुरल अगर मानव कर रहा है वहाँ पे तो उसको चारण प्रदेश कहेंगे। विनिर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको विनिर्माण प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग रीजन बोलेंगे। भूमि उपयोग हो रहा है तो भूमि उपयोग प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। स्मरणीय है कि सभी कार्यात्मक प्रदेशों का अस्तित्व मानव क्रियाओं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको क्रियात्मक प्रदेश यानी कि फंक्शनल रीजन और अच्छे से समझ में आएगा। जो फंक्शनल प्रदेशों का अस्तित्व है वो मानव क्रियाओं तथा विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रदेश गतिशील है। अर्थ मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी क्षेत्र में अभी कृषि हो रही है तो हो सकता है आगे चल के वहाँ पे क्या होने लगे, उद्योग धंधे लग जाए, वहाँ पे औद्योगिकीकरण हो जाए तो वो अलग क्षेत्र हो जाएगा। मानव क्रियाओं पर इनका विस्तृत तथा संकुचित होना निर्भर करता है। तो वो क्षेत्र विस्तृत होगा कि संकुचित होगा वो मानव के काम पर निर्भर होगा। अगर कृषि कम होने लगे तो कृषि क्षेत्र कम हो जाएंगे, ठीक है, और वो धीरे धीरे उद्योग की तरफ अगर बढ़ने लगे तो औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा वो। मानव का दृष्टिकोण औद्योगिक होते ही औद्योगिक प्रदेश का विस्तार होना शुरू हो जाएगा तथा कृषि प्रदेश का संकुचन होना। ऐसे भूदृश्य वाले प्रदेश जिनका अस्थायित्व गति तथा प्रवाह पर निर्भर होता है उसको गतिजन्य प्रदेश या काइनेटिक रीजन कहते हैं। तो फंक्शनल रीजन एक क्या होता है, काइनेटिक रीजन होता है। ये आपका हो गया फंक्शनल रीजन। आई होप आपको फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन और रीजन की परिभाषा, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और अगर आप वीडियो पे अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग रीजन। ओके, प्लानिंग रीजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।